Hello everyone, welcome to Dronacharya. Yes, and today we are going to discuss some of the very important topic of the science subject. क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी हमारे हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हर बार किसी ना किसी एग्जाम के सिलेबस में आपको ये देखने को जरूर मिलता है कि जीएस एंड एवरीडे साइंस, तो उस एवरीडे साइंस का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, दैट इज कार्बन एंड इट्स वर्सेटाइल नेचर एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। तो हम आज बहुत ही बेसिक जगह से शुरू करने वाले हैं दिस टॉपिक। ये आपको हेल्प करेगा यूपीएससी में कैसे, कई बार तो डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है and कई बार it will form a base for understanding nuclear technology. It will help you understand the nanotechnology. It will also help you understand the biotechnology. क्योंकि कार्बन हर एक चीज में पाया जाता है, तो कार्बन हर एक चीज में पाया क्यों जाता है, ये भी इसकी वर्सेटैलिटी ही इसको एक्सप्लेन करने वाली है, राइट। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड वी विल अंडरस्टैंड कि वैलेंसी या ये किस तरीके से दूसरे कंपाउंड से कंबाइन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक हियर टू अंडरस्टैंड इज वैलेंसी। सबसे पहले हम वैलेंसी ही समझ लेते हैं। ओके, आइए इधर, वैलेंसी, ठीक है। सो वैलेंसी को जब हम समझना चाहेंगे तो वैलेंसी होती क्या है। सबसे पहले वैलेंसी को समझिए कि ये एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की। इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। दिस इज नॉट ओनली अबाउट कार्बन, ये हर एक एलिमेंट के बारे में है कि आप किससे जुड़ना चाहते हैं। एलिमेंट को अगर हम सोचें तो कार्बन कैपेसिटी कंबाइनिंग कैपेसिटी है यहाँ पर। तो जो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उसकी क्या बन जाती है, वैलेंसी, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें अबाउट कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो अगर हम यहां पर 2n² वाले फॉर्मूला से इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में फिल करना स्टार्ट करें तो वो हम कैसे फिल कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एनी एटम इज न्यूक्लियस। इसके अराउंड ऑर्बिट्स जो हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसके अराउंड सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस कैन बी सीन इन द 9th क्लास एनसीईआरटी, और ये बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। तो बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। उसके बाहर जो ये शेल्स बनाई जाती हैं, इसमें कौन सर्कुलेट करता है, कौन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये बाहरी हम ये जो सर्कल्स देखते हैं, ये क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में भरने के लिए एक रूल बनाया गया है, दैट इज 2n², राइट। तो हम यहां पर पहले ये समझेंगे कि 2n² को हम कैसे फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इसके तरह से। तो जैसे हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो n है ये क्या है, n इज द शेल। कौन से नंबर की शेल है, जैसे k, l, m, n, या फिर इनको बोल दे 1 2 3 4। 1 कौन सी होगी, इमीडिएट जो न्यूक्लियस के सबसे पहली पास में जो शेल होगी, इसको या ऑर्बिट बोल दो, शेल बोल दो। तो ये क्या है, फर्स्ट शेल, राइट। ये कौन सी है, सेकंड। ऐसे ही एक और होगी। इट डिपेंड्स कि कितना बड़ा एक एलिमेंट है आपके पास, और आई कैन सिंपली से कितना ज्यादा एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, उसी हिसाब से यहाँ पर जो साइज है या नंबर ऑफ शेल्स है किसी भी एलिमेंट में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है। तो अब हम इसको जब भरने जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन ऑर्बिट्स में, इन शेल्स में, तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, ऑब्वियसली दैट इज 2n², जो कि हमने अभी देखा है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यहाँ पर ये आपकी शेल है ये कैसे भरी जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो पहले हम देख लेते हैं वैलेंसी, जो कि हमने अभी डिस्कस करी है। वैलेंसी क्या होती है, एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एटम की, जो हम क्या बोलते हैं, उसको वैलेंसी बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पर
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जो नियरेस्ट स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हम बोलते हैं, उसी को हम वैलेंसी यहां पर डिनोट कर देंगे। द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। इसका मतलब क्या है, बेशक हम 2n² से अपनी ऑर्बिट्स को फिल करेंगे, बट ये भी एक चीज जरूरी है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी के लिए, कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर किसी के पास जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है, जिनके पास कम ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनमें होगा डबलेट, और जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रॉन से ऊपर बढ़ेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल। तो किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्टेट रूल कंप्लीट है तो वो स्टेबल है, उसको किसी भी दूसरे एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, वो किसी के साथ भी कंबाइन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो ये दोनों कोशिश करेंगे कि हम आपस में क्या बना ले, बॉन्ड बना ले। अब ये बॉन्ड भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हम आज इसमें डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो डिस्कस द आयनिक बॉन्ड। तो पहले हम यहाँ पर दोबारा बेसिक से शुरू करते हैं। वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, एंड जो कोई भी एलिमेंट है वो कोशिश करता है कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। मतलब क्या है, या तो मैं अपना जो, जैसे किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, तो वो कोशिश करेगा उसको लूज कर दे, एंड जो उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल बचेगी वो उसको कंप्लीट करके रखे। या फिर किसी के पास ये होगा, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 बिना 6 को लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, 2 को गेन करने में कम एनर्जी लगेगी। तो जिसमें कम एनर्जी लगेगी वो उसी तरीके से अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करना चाहेगा, तो वो जल्दी से जल्दी वो क्या कोशिश करेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, एंड दिस ऑक्टेट कंप्लीशन ही डिसाइड करेगा कि वो कितना रिएक्टिव है। तो अगर उसकी ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाली है तो उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। ओके, तो अगर हम ऑक्टेट कंप्लीट की बात करें तो क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली हैं हमारे नेचर में कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है? यस, डेफिनेटली, जैसे कि इनर्ट गैसेस, या हम बोले उनको नोबल गैसेस। जब आपने पूरा पीरियोडिक टेबल देखा होगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको देखने को मिलता होगा, या फिर अगर हम सामने से देखें तो बिल्कुल लास्ट में जो आपका एक पीरियड होता है, जो उसमें ग्रुप होता है, लास्ट में जो ग्रुप होता है जिसमें नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, वो क्या होते हैं आपकी नोबल गैसेस। उनको हम इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करती, वो बिल्कुल शांति से, संतुष्टि से बैठे रहते हैं। व्हाई? बिकॉज उनका आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट है, उनका जो ऑक्टेट है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट है, वो किसी की चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। अदरवाइज बाकी कहीं पर भी आप देख लेंगे किसी का भी डबलेट, ट्रिपलेट, किसी का भी डबलेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दोनों ही चीजों में ये स्टेबिलिटी देखते हैं, या तो डबलेट कंप्लीट हो या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। डबलेट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शेल में ही माना जाएगा। जैसे हम 2n² से देखेंगे तो अगर पहली शेल होगी जिसमें हम k शेल मानते हैं तो n की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 2 into 1 का स्क्वायर, दैट विल गिव अस 2। तो इसका मतलब क्या है, डबलेट पहली ही शेल में कंसीडर किया जाएगा। तो किसी की पहली ही शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी संतुष्ट रहेगा उसका, क्योंकि डबलेट कंप्लीट हो चुका है। अब वहां पर हम ऑक्टेट नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वैसे हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। हम मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स को हम रेफर कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज द बेसिक थिंग रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स। तो जब हम कार्बन को पढ़ेंगे, कार्बन में हमें देखने को मिलता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो कार्बन के जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो वो किस तरीके से दिखेगा, एंड आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाओ, ठीक है, इसके अराउंड पहले तो कार्बन के कितने हो गए, कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं यहाँ पर 6, राइट। तो सबसे पहले हम इसको भरेंगे कैसे, पहली शेल में कितने जाएंगे
फर्स्ट शेल दैट इज के शेल, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। n की जगह मैं क्या रख दूं यहां पर, n की जगह आई विल प्लेस 1, 2 1 स्क्वायर, दिस विल गिव अस 2, राइट। तो यहां पर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स में से पहली शेल में कितने भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, ठीक है जी। हमने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं, बिल्कुल राइट। देन बाकी अब 6 में से 2 गए तो कितने बच गए हैं, 4 बच गए हैं। तो हम नेक्स्ट में जब जाएंगे तो यहां पर अब कितने भर सकते हैं हम, 2n स्क्वायर, तो इसमें 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहां पर हम मैक्सिमम 8 भर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास 8 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, नहीं बचे हुए, हमारे पास 6 - 2, क्योंकि 2 तो हम ऑलरेडी भर चुके हैं, तो अब हमारे पास बच कितने गए, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। तो दैट इज व्हाई यहां पर हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, कौन सी शेल में, नेक्स्ट शेल में, राइट। 2 and 4, this is going to be always and always like this, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का दैट इज फिक्स्ड, वो तो 6 ही रहने वाला है, तो हमेशा जो कार्बन कंपाउंड की जो फिलिंग रहेगी वो इसी तरीके से रहेगी। एंड यहाँ पर हम अगली शेल बना के इसमें हम क्या डाल देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, राइट। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको ही पता है, सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हम रखते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले फिलिंग शुरू करेंगे 2n स्क्वायर से, तो n यहाँ पर मतलब क्या, शेल का नंबर है n इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं है, n शेल का नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 1 स्क्वायर ऐसे भर देंगे, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा अब 2, तो इसका मतलब क्या है, पहले ही शेल में हम कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। पर क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नो, हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो दैट इज व्हाई यहाँ पर हम जो हाइड्रोजन है उसको भरेंगे, ऐसे न्यूक्लियस बनाएंगे और पहली शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या इसका डबलेट भी पूरा है, भूल जाओ ऑक्टेट के बारे में, इसका तो डबलेट ही पूरा नहीं है। सो दैट इज व्हाई कार्बन एंड हाइड्रोजन मेक्स द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। तो यहाँ पर इसीलिए फटाफट जो है हाइड्रोजन वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेगा, या इनफैक्ट हम ये कहें खुद ही दूसरे अपने जैसे के साथ ही कंबाइन करने की कोशिश करेगा, एंड जिससे हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, दैट इज H2। क्योंकि अब जब ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, ऐसा ही कोई हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पर आके मिल जाएगा, तो इसका भी ये जो है ये आपस में ये बॉन्ड शेयर करेंगे, ये भी आपस में दोनों शेयर कर लेंगे, एंड दैट इज हाउ इसका भी ऑक्टेट, इसका भी डबलेट कंप्लीट है, इसका भी डबलेट कंप्लीट है। तो दैट इज हाउ वी गेट H2 गैस, एंड दैट इज वेरी वेरी स्टेबल, राइट। ओके, चलो नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाउ अब हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब तक हमें समझ में आ ही गया कि पहली शेल में 2 ही भर सकते हैं, तो लेट अस फिल हियर, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली ही शेल में आ गए। अब 7 - 2 बच गया, कितना बच गया, 5 हो गया। ओके जी, अब हमें अगली शेल में भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 2 4, मतलब सेकेंड में हम कितने भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 5 ही हैं। ओके जी, चलो लेट्स फिल दिस। 2 तो पहली में हमने भर दिए, और लास्ट में भी हमने 1 2 3 4 5, हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। नाउ यू टेल मी कि क्या हमारे पास यहाँ पे ये कैपेसिटी रहेगी कि हम 5, क्योंकि क्या है, या तो डबलेट कंप्लीट करो या फिर आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो, राइट। डबलेट कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहने के लिए आउटर शेल के पांचों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नाइट्रोजन को लूज करने पड़ेंगे। इज इट पॉसिबल? नो, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो ये न्यूक्लियस है, ये भी तो होल्ड करके रखा हुआ है, ये भी तो, इसने भी तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव नेगेटिव, यू ऑल नो दैट इट अट्रैक्ट्स ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो दैट इज हाउ ये जो न्यूक्लियस है ये भी तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है, तभी तो ये इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब ये कैसे जाने देगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को? चलो ठीक है भैया, आपने 1 निकाल लिए, 2 निकाल लिए, बट सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे यहाँ से? नहीं निकल सकते। सो दैट इज व्हाई ये ट्राई करेगा कि बजाय कि मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स खो दूं, क्यों ना मैं अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट कर लूं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज इट रिक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 5 + 3 कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। एंड हेंस वी कैन
say that the combining capacity, that is the valency, तो कितने इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होने की इच्छा होगी नाइट्रोजन की? 3 से, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। अब यहां पर किसी भी कंपाउंड के पास 3 और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, right? This is how we can explain the valency, this is how we can explain the combining capacity. Okay जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। So the electrons present in the outermost shell, ये हमने देख लिया है कि उसको हम क्या कहते हैं? valence electrons. The atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity, मतलब नहीं दिखाते हैं, बहुत ही कम। देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी 0, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है किसी और से अट्रैक्ट होने का, किसी और से कंबाइन होने का। उनका खुद का पेट भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, उनकी खुद की वैलेंसी कंप्लीट है, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनीवन एल्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डबलेट, राइट? Then atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. This is done by sharing, gaining or losing electron. या तो हम शेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, या फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आएंगे? फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जिसमें आते हैं सोडियम, है ना, जिसमें आता है पोटेशियम, जिसमें लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो उसमें हम क्या देखेंगे? दैट वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको खो देना चाहेगा, उसको छोड़ देना चाहेगा। एंड अगर हम यहाँ पर देखें कि जो गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो से हमारे जो हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो क्या कोशिश करते हैं? उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू दी फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आप चेक कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को आप चेक कर सकते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम 2n² के हिसाब से हम उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल करते जाएं, आउटर मोस्ट में 8 रखने हैं, तो उस हिसाब से आप हर एक एलिमेंट की वैलेंसी चेक कर सकते हैं। तो जब हम हैलोजेंस के पास जाते हैं, हैलोजेंस मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे। सो दैट एक्सप्लेन्स ऑल दी एक्टिविटी, ऑल दी रिएक्टिविटी, कि कोई शेयर करना चाहेगा, कोई गेन करना चाहेगा, कोई लूज करना चाहेगा, एंड दस द एलिमेंट्स बिकम रिएक्टिव, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट रूल का कंप्लीट होना है, ये 2 तरीके से होता है, बॉन्डिंग से होता है मेजरली। तो 2 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में सिंपल, अगर हमें अपनी बेसिक क्लियर करना है, अगर हमें अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर करनी है, तो एक ही चीज याद रखना, आयनिक में क्या होता है? या तो आप कंप्लीटली गिव अप कर दोगे, या आप कंप्लीटली ले लोगे इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन कोवेलेंट में क्या होगा? कॉपरेशन होगा। को से कॉपरेशन याद रखेंगे। कोवैलेंसी मतलब को, आप शेयर कर रहे हो, आप कोऑपरेट कर रहे हो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप शेयर करेंगे, आप कोऑपरेट करेंगे, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कोवेलेंट कंपाउंड, राइट? तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड है, राइट? कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जब भी कोई भी कहीं पर हमें आयनिक बॉन्ड दिखेंगे किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट्स के बीच में, तो हम उसको आयनिक कंपाउंड बोल देंगे। ऐसे ही जिसमें शेयरिंग होगा उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड बोल देंगे। ओके, तो एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पूरा ट्रांसफर कर दिया है, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव द ऑक्टेट कंप्लीट। मेजर गोल क्या है सबका? कि हमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। Then ionic or electrovalent bond, the bond formed as a result of the electrostatic attraction between the positive and negative ions. The transfer of electrons take place in such a way so that each combining element achieves complete octet. हर एक को पूरा complete मिल जाएगा। इसका बेस्टेस्ट है NaCl, क्लोरीन, ब्रोमीन मैंने आपको बताया था, एंड मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप के भी बताए थे, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है। जब हम इनकी बात करते हैं, उनको क्या करना होता है? उनको एक इलेक्ट्रॉन अपना दान करना होता है, क्योंकि फिर उनकी आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा उनके सारे जितने भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन जो ये हैलोजेंस है, जो ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें क्या होता है? इनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि 7 होते हैं इनके आउटर मोस्ट में, तो वो बस चाहते हैं कि कोई हमें एक दे दे। सोडियम चाहता है कोई हमसे एक ले ले, तो दैट इज व्हाई NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट, उसमें हमें बेस्ट एग्जांपल आयनिक कंपाउंड का देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर, उनको शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, वो कंप्लीट ट्रांसफर करके वो उसको अचीव कर पा रहे हैं, वो स्टेबिलिटी अचीव कर पा रहे हैं। स्टेबिलिटी इज इक्वल टू ऑक्टेट रूल कंप्लीशन हियर, अगर हम एटॉमिक लेवल पर देख रहे हैं तो।
सो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. सो दीज यू कैन अंडरस्टैंड आयनिक और इलेक्ट्रोलाइट, राइट. तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, आयनिक बॉन्ड्स. आयनिक बॉन्ड्स में फिजिकल नेचर अगर हम बात करें, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन, इस सब को समझने का एक ही बेसिक रूल है, एक ही चीज ध्यान रखनी है आयनिक में आपको कि यहाँ पर वो स्टेबिलिटी है, यहाँ पर जो वो अपना ट्रांसफर, एग्जैक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, एंड अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो भी स्ट्रॉन्ग है बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ लाइक दैट ऑफ द आयनिक बॉन्ड, राइट. तो अगर इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ की बात करें, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड दैट विल बी आयनिक बॉन्ड, एंड देन उसके बाद हमारा आएगा कोवेलेंट बॉन्ड, एंड फिर उसके बाद हमारे अलग अलग बॉन्ड्स आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, वॉन डेर वाल फोर्सेस आते हैं, वो अलग है, वो हम कभी फिर से डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया आयनिक कोई कंपाउंड बना है कि जिसमें आयनिक बॉन्ड्स बने हुए हैं, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है. ऐसे कंपाउंड्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर फिजिकल नेचर है तो वो बहुत हार्ड सॉलिड होगा, बिकॉज वो एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़े हैं. और सॉलिड्स का हमें पता ही है कि सॉलिड्स वही होते हैं जिसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो गैप होते हैं वो बहुत कम होते हैं. सेकेंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अगर किसी ने अपने आप को बहुत तेजी से पकड़ा हुआ है, बहुत तेजी से जकड़ा हुआ है किसी एलिमेंट ने एक दूसरे को, तो आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ हीट टू लूज दैट बोन, राइट. बहुत जोर लगेगा उस बोन को तोड़ने में क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो दैट इज वाई हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. इसका मतलब बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस बोन को पिघलाने में, उस बोन को बॉयल करने में, राइट. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए एक ही कंसेप्ट आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. अपने जैसे में ही घुलेंगे, ठीक है. तो जो आयनिक कंपाउंड है इसमें मतलब चार्ज का कुछ है, पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ है, तो ये आयनिक कंपाउंड्स विल ऑलवेज डिसॉल्व इन द आयनिक कंपाउंड्स ओनली. आयनिक कभी भी कोवेलेंट में नहीं घुल सकता है और कोवेलेंट कभी आयनिक में नहीं घुल सकता है. अदरवाइज चलो ठीक है, फिर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वो अलग बात है. सॉल्युबिलिटी होती है कि आपने डाला, घोला और घुल गया, दैट इज व्हाट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. जहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है, एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, इन सब में इनसॉल्युबल है क्योंकि वो क्या है, आयनिक नहीं है. नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जब ये हार्ड सॉलिड्स हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड जब हार्ड सॉलिड में स्टेट में प्रेजेंट होता है तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स या हम ये करंट क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ दी चार्ज, या हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बोल सकते हैं. लेकिन जब अगर वो सॉलिड स्टेट में है, हार्ड सॉलिड्स है, बहुत हार्ड, बहुत टाइट उनके कोवेलेंट कंपाउंड्स, सॉरी आयनिक बॉन्ड्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग उनके बाउंडेड है, तो वहां पर आपके फ्रीली मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे. सो दैट इज व्हाई सॉलिड स्टेट में तो वो इनसॉल्युबल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. बट जैसे ही आप उनको पिघला दोगे तो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े से फ्री हो जाएंगे एंड वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हेन दे become the good conductor of electricity. So always keep in mind ionic compounds में क्या होता है, बहुत strong bonds होते हैं, that is why they are the very very hard solids. and दूसरी बात अगर हम करें, उनका melting boiling point बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो बहुत tightly एक दूसरे को पकड़े हुए हैं. तीसरा, like dissolves like, अगर वो आयनिक है तो आयनिक में घुलेंगे, वो कोवेलेंट में नहीं घुलेंगे. and last but not the least is electricity. ये हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कभी भी नहीं भूलनी है हमें ये. अब हमारे दिमाग में बेसिक चीज अगर क्लियर है तो हम उसकी एप्लीकेशन, हम उसकी प्रॉपर्टीज अपने आप समझ सकते हैं. अगर कोई आपको अब आके बोले कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके दिमाग में आएगा कि सॉलिड में या लिक्विड में, मोल्टन में या सॉलिड में. तो सॉलिड में क्या होगा, वो तो बड़े टाइटली पैक्ड होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर ही नहीं पाएंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं. जैसे ही मोल्टन में आएंगे तो हाँ थोड़े से लूज हो जाएंगे बॉन्ड्स, जैसे ही लूज होंगे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, एंड दैट इज हाउ दे विल लेट द इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से द चार्ज विल पास थ्रू. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Now we have reached the covalent bond. तो bond formed due to sharing of electrons. कार्बन का मैंने बताया था, कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. तो जब भी अगर आप
आपके पास, आप शेयर करोगे, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे तो इसका मतलब है आप कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो। मतलब क्या है, जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो 4 ले सकता है पूरी तरह से, आयनिक बनाने के लिए क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए। तो कार्बन जो है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली दे सकता है ना वो कंप्लीटली ले सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। नहीं कर सकता है ऐसा कार्बन। तो कार्बन क्या करता है कि भैया ना तुम्हारा ना मेरा, हमें क्या करना है, हमें करना है शेयर, राइट। तो इसी तरीके से द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सिमिलर एटम्स और डिफरेंट आल्सो दैट हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सी ही होगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू आउटर शेल्स ऑफ बोथ द एटम। अगर आप शेयर कर रहे हो तो अब वो दोनों का ही होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में वो दोनों को बिलोंग करेगा ना। हम ये कह सकते हैं सिर्फ C1 का है, मान लो 2 कार्बन कंपाउंड्स है वो आपस में जुड़ गए हैं, तो ना वो C1 का है ना वो C2 का है, दोनों के हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, राइट, इसमें वाटर भी आ जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो व्हेन 2 एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर एग्जांपल H2, तो जैसे अगर एक कोवेलेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन को आप शेयर कर रहे हो तो आप उसमें सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो आप ट्रिपल बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें, जैसे हाइड्रोजन के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है, तो आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ही बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। ऑक्सीजन में जैसे इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, 2 को शेयर करेगा, तो इस तरीके से इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर होंगे, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए, एक ऑक्सीजन के देखे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये इसको भी बिलोंग करेगा। अगर हम इस रेड वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ये शेयर करके क्या बना रहे हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ नाइट्रोजन हमने देखा था कि लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इसमें कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे एंड इससे इनकी क्या हो जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, सो हियर इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड्स की बात करी ऐसे ही हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करी। तो फिजिकल नेचर क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लिक्विड्स, क्योंकि इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, शेयरिंग को फिर भी तोड़ा जा सकता है, राइट, कंप्लीट ट्रांसफर को नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर फिजिकल नेचर जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, तो फिजिकल नेचर ये हार्ड सॉलिड्स नहीं होंगे, या तो ये गैसेस में रहेंगे या फिर ये लिक्विड्स में रहेंगे या बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड्स में रहेंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑब्वियसली उनका उतना ज्यादा नहीं होगा जितना आयनिक बॉन्ड का रहेगा, आयनिक कंपाउंड का रहेगा। सॉल्युबिलिटी, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे बट सॉल्युबल इन दी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। अभी आपको लगा होगा कि हमने H2O वहां पे डिस्कस कर लिया कि वो तो कोवेलेंट है, कोवेलेंट में नहीं डिस्कस करेंगे, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वाटर को हम पोलर मानते हैं कि उसकी जो चार्ज है वो बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको हम आयनिक में रखते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पर आयनिक में भी एग्जैक्टली नहीं, हम उसको पोलर सॉल्वेंट में लिखेंगे। जब सॉल्वेंट की बात करते हैं पोलर, नॉन पोलर, पोलर क्या होते हैं, जिनके हम यहाँ पर जो चार्जेस है कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं, नॉन पोलर जिनमें चार्जेस हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई जो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीटली सेपरेट तो कर ही नहीं सकते कोवेलेंट में। क्यों, क्योंकि शेयर है, क्यों, क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल से बिलोंग करेगा ना। दूसरा कहेगा ऐसे कैसे तूने शेयर कर दिया, ऐसे कैसे तूने मान लिया कि ये तेरा है, ये सारे ही मेरे हैं, दोनों के हैं भैया जितने भी हैं। देन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट, दोनों में ही बैड कंडक्टर होते हैं। व्हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन एटम्स आर एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि दोनों में शेयर होते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल बचता ही नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप है कार्बन का, तो ग्रेफाइट में हमें ये चीज नहीं देखने को मिलती। दे पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट के लिए, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, राइट। चलिए, कभी भी पेंसिल आपने देखा होगा, ग्रेफाइट पेंसिल अगर कभी भी सॉकेट पे डालते तो करंट लगता है, व्हाई, बिकॉज उसमें ग्रेफाइट है, वुड भी नहीं बचा पाते उस शॉक से, हल्का सा शॉक लगता है बट दैट इज देयर। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के ऊपर आ गए हैं, जो मेजर मुद्दा है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वर्सेटाइल नेचर। इसके 2 वर्सेटाइल नेचर हम देखेंगे यहाँ पर। एक तो इसकी टेट्रावैलेंसी, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, टेट्रावैलेंट होते हैं। सेकेंड चीज अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसका होता है कैटिनेशन, ठीक है, 2
बेहतरीन वर्ड्स हैं, इनको याद कर लो, ये बार बार कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको कंफ्यूज कैसे किया जाएगा कि जो कैटिनेशन है वो सिर्फ कार्बन में देखने को मिलती है? नो, कैटिनेशन दूसरों में भी देखने को मिलती है, बट जिस एक्सटेंट तक कार्बन में देखने को मिलती है वो किसी और कंपाउंड में नहीं देखने को मिलती। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन होती है अपने जैसे कंपाउंड से, अपने जैसे ही एलिमेंट से बार बार लॉन्ग चेन्स फॉर्म करना, नॉट ओनली विद द सिमिलर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ के आप चेन, लंबी लंबी चेन्स बनाते जाना। तो कार्बन खुद से टेट्रावैलेंट है, तो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता जाएगा, वो कार्बन एक और से जुड़ेगा, एक और से जुड़ेगा, तो ब्रांचेस भी बनती जाएंगी और लॉन्ग चेन्स भी बनती जाएंगी, आपस में ये जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। हम इसको सिंपल तरीके से कैसे दिखाते हैं, देखिए एक बार, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हम इसको कैसे दिखाते हैं, जैसे हम इसको ये दिखाते हैं, है ना, ये, तो ये क्या है, ये इसके बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये आपको याद हो, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो बॉन्ड की जगह मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दूं, फिर मैंने यहाँ पे एक और कार्बन दिखा दिया, इसका भी तो यही सिस्टम रहेगा, इसका भी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसी तरीके से ये कार्बन 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 जुड़ता जाएगा, लॉन्ग चेन्स बनती जाएंगी। यहां पर भी हो सकता है ना कार्बन जुड़ जाए, और यहां हो सकता है हाइड्रोजन जुड़ जाए, हो सकता है यहां पर मान लो डबल बॉन्ड आ गया तो यहां से एक एक हाइड्रोजन का बॉन्ड हट जाएगा। तो ये इसी तरीके को लॉन्ग चेन फॉर्मेशन को, ब्रांचेस फॉर्मेशन को, कंबाइनिंग कैपेसिटी इतनी लंबे एरिया में, सॉरी नॉट एरिया, इतने लार्जर स्केल पर हम इसको क्या बोल देते हैं, कैटिनेशन। तो ये किसी दूसरों में भी पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है, लेकिन जिस तरीके की वैलेंसी कार्बन के पास प्रेजेंट है और जिस तरीके का इसका साइज है, दैट इज एटॉमिक नंबर 6, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होना, जिसका साइज भी बहुत छोटा है और इसकी वैलेंसी भी बहुत बेहतरीन है, दैट इज 4। तो इस वजह से दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल, ज्यादा लंबी चेन्स बना सकता है। ऐसे तो सिलिकॉन ऑक्सीजन भी कंबाइन होकर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस एंड चेन्स बनाता है, बट दैट इज नॉट एज स्टेबल एज द कार्बन कंपाउंड्स, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि जितने भी पॉलीमर्स बनते हैं ना, वो सब में जो लॉन्ग चेन्स होती है वो कार्बन की होती है, पॉलीमर्स बनते ही कार्बन से है। ऑल्दो उसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हम देखते हैं, किसी में सल्फर जुड़ गया है, वल्कनाइज्ड रबड़ की बात करते हैं, किसी में क्लोरीन जुड़ जाएगा, किसी में इथाइलिन जुड़ जाएगा, किसी में कोई भी कंपाउंड साथ में, स्टाइरीन हम पढ़ते हैं, राइट, कोई भी कंपाउंड साथ में जुड़ता जाता है, वो बार बार जुड़ते जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चेन है ना, उसमें जो लॉन्गेस्ट पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा, कार्बन का रहेगा, बिकॉज कार्बन हैज द प्रॉपर्टी, हैज द वर्सेटाइल नेचर बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट इज formation of the long chains and the branches. So hence we can say that कार्बन के साइज, कार्बन की वैलेंसी की वजह से इसको एक वर्सेटाइल नेचर मिलता है, जो किसी दूसरे कंपाउंड में, दूसरे नॉट कंपाउंड, दूसरे एलिमेंट में हमें नहीं देखने को मिलता, दैट इज कैटिनेशन। ऐसा नहीं है किसी के पास कैटिनेशन की कैपेसिटी नहीं है, कैटिनेशन होता है दूसरों में भी, लेकिन जिस टेंडेंसी से कार्बन कैटिनेशन रिप्रेजेंट करता है, शोकेस करता है, वैसा पावर किसी में नहीं है। सिलिकॉन करता है, कंबाइन करता है दूसरों के साथ, बखूबी करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा छोटा साइज में नहीं है, कार्बन जितना छोटा नहीं है, उसका एटॉमिक जो नंबर है वो ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो इसलिए वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। कार्बन छोटा सा कंपाउंड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल में है, आउटर में उसमें 4 ही हैं, तो दैट इज व्हाई अब ये क्या है, थोड़ा सा स्टेबल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द सिलिकॉन, राइट। दूसरा इसका है कि आप यहां पर देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर की बात करते हैं, कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में यही पाया जाता है, ये वर्सेटाइल नेचर की वजह से ही है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस मैंने आपको बताई थी, जैसे नियोन है, क्रिप्टॉन है, आर्गन है, जिनोन है, ये सारी नोबल गैसेस हैं। हम इनको इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं। इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। तो कार्बन भी चाहेगा कि मैं भी शांत बैठूं, मैं भी किसी के साथ जुड़ूं, तो मेरे को कहीं इधर उधर ना देखना पड़े, राइट। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो ये कोशिश करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने की। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, या तो 4 छोड़ दो या फिर 4 ले लो, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, ये दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करेगा। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव, इट कुड गेन इलेक्ट्रॉन्स दैट
फॉर्मिंग C4 नेगेटिव, दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल CH4 दूसरों के साथ या तो खुद के कार्बन के साथ ही जुड़ जाएगा या किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यू कैन से नाइट्रोजन, किसी के साथ भी जुड़ जाएगा, बट ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, बिकॉज लूजिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है कार्बन के लिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ओके हाँ जी, द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी वर्सेटाइल नेचर की वजह से है। टेट्रावैलेंसी है इसकी, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, दूसरों के साथ ये जुड़ सकते हैं। कैटिनेशन, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। These compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon or even carbon atoms arranged in a ring. तो कैटिनेशन क्या है, अपने ही जैसे एलिमेंट्स के, अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ते जाना, जुड़ते जाना, जुड़ते जाना, जुड़ते जाना, एंड वो लॉन्ग चेन्स बनाना, लॉन्ग ब्रांचेस बनाना, रिंग्स बना देना, दैट इज लाइक बेंजीन। तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, ये सिर्फ कार्बन के पास ही है। मैंने बताया सिलिकॉन के पास भी है, लेकिन सिलिकॉन यहाँ पर साइज बड़ा है, तो वो बहुत लंबी चेन्स, बहुत लंबी ब्रांचेस नहीं बना सकता लाइक दैट ऑफ कार्बन। So this is the versatility of the carbon. कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ये दोनों के साथ जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये डबल कार्बन, ये हमने देखा है किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों के आउटर मोस्ट में, तो डबल सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में शेयर हो रहे हैं, 2 इसके, तो ये क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं तो ये क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ऐसे फिंगर से देख लेना, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड, 3 हो रहे तो ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो ये जो 1 बॉन्ड बनता है हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। जो यहाँ पर 2 और ट्रिपल बनते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं। ओके तो कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट जैसे कार्बन कंपाउंड्स में भी देखने को मिलती है। देन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होता है तो वो होते हैं सैचुरेटेड, जिसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अनसैचुरेटेड होते हैं, ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। अन से अन याद रखना, अनसैचुरेटेड मतलब लेस स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। सैचुरेटेड इसका पेट भर गया, सैचुरेशन आ गया है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, ज्यादा वीक नहीं होगा। लेकिन अनसैचुरेटेड क्या है कि अभी इनको भूख है, अभी ये और ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड। सो हियर यू कैन से जब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, unsaturated bonds, right? So hence we have completed the topic carbon and the versatility of the carbon compounds. So बने रहिएगा, देखते रहिएगा, आगे भी बहुत सारी आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं। Subscribe the channel, like the video. Thank you and have a nice day.